नमस्कार। आप देख रहे हैं फंडनामा। मैं हूं पंकज मटपाल। फंडनामा की इस एपिसोड में आज मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं बजाज फिनसर्व एएमसी के हेड ऑफ इक्विटी मिस्टर सौरभ गुप्ता से। सौरभ गुप्ता जी से हमारी पहले भी बात हुई है और मार्केट पर बड़ी मजबूत पकड़ है। तो इस वक्त पर क्योंकि बजाज फिनसर्व एएमसी का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड का एनएफओ ओपन है, जो कि 10 नवंबर 2025 से 24 नवंबर 2025 तक ओपन है। तो आज हम सौरभ सर से इस फंड पर चर्चा करेंगे कि कैसे इसे वो मैनेज करने वाले हैं और खास तौर पर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज का क्या आउटलुक है। वैसे तो मार्केट ओवरऑल कैसा करेगा, इसकी चिंता हमेशा इन्वेस्टर्स को रहती ही है, बट यदि बात की जाए कुछ सेक्टर्स की, थीम्स की, तो उसको लेकर सर के क्या व्यूज हैं वो भी हम उनसे जानेंगे। सौरभ सर नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमें फिर से आमंत्रित करने के लिए। थैंक यू वेरी मच सर। आपसे बात करना हमेशा अच्छा लगता है और जब भी हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं आप समय निकाल लेते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मेरा सर सवाल पहला आपसे ये है कि आप यहाँ से मार्केट आउटलुक, स्पेशली इक्विटी की मैं बात कर रहा हूँ, तो इक्विटी आउटलुक क्या है और किस तरह की उम्मीद निवेशकों को अब मार्केट से रखनी चाहिए। हाँ पंकज जी, आपका सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, आपको इस तरह से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि खाना कैसा बनेगा, जी। उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि इंग्रेडिएंट्स कैसे हैं। जी। तो हम इंग्रेडिएंट्स पे फोकस करते हैं। अगर इंग्रेडिएंट्स हम सही चुन रहे हैं, सही से सही चीजें हो रही हैं, तो खाना अपने आप लाजवाब बनेगा, बहुत टेस्टी बनेगा। तो ठीक है। लेट्स लुक एट इंग्रेडिएंट्स। हम्म। इंग्रेडिएंट्स में आई थिंक सेकंड क्वार्टर अर्निंग्स ने पॉजिटिव सरप्राइज किया है। आई थिंक सभी को ये चीज, आप किसी भी रिपोर्ट को देखें तो देखेंगे कि पॉजिटिव सरप्राइज काफी कंपनियों ने अर्निंग्स में दिया है। तो ज्यादातर कंपनी ने पॉजिटिव सरप्राइज दिया अर्निंग्स को। और अगर कंपनी की कमेंट्रीज देखें, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज नहीं लेकिन डोमेस्टिक फोकस कंपनीज की हर कंपनी ने बोला है कि उनको लगता है कि उनका H2 यानी कि सेकंड हाफ ऑफ द ईयर और नेक्स्ट ईयर इससे बेहतर होगा। सो आउटलुक अच्छा है, अर्निंग्स में ग्रोथ दिखने लग गई है, ये अच्छी बात है। गवर्नमेंट ने जो लास्ट एक साल में पॉलिसी इनिशिएटिव्स लिए हैं, इनकम टैक्स कट के, जीएसटी कट के, और फिर मॉनेटरी पॉलिसी की जो कट हुई है, और जो इन्फ्लेशन कम हुआ है और अच्छे मानसून हुए हैं, ये सब चीज जो इंग्रेडिएंट्स हैं दे आर फॉलोइंग इन प्लेस। जो इसमें मिसिंग लिंक था वो दो थे। एक है टैरिफ रिलेटेड जो अनसर्टेनिटी है, जिसकी वजह से एफपीआई का आउटफ्लो हुआ है, तो ये दोनों मिसिंग लिंक थे। अब अगर आप ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के नतीजे देखें तो उसमें क्लियरली दिख रहा है कि हमने रशियन क्रूड खरीदना कम कर दिया है। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि एक मिडिल पाथ अचीव हो रही है टैरिफ डिस्कशन में। और अगर वो चीज भी इस जिक्सॉ पजल में फिट हो जाती है, तो आई थिंक बिकॉज ऑफ टाइम करेक्शन और एक्चुअल करेक्शन वैल्यूएशन आप अच्छा कंफर्टेबल ढूंढ सकते हैं एक पोर्टफोलियो बनाने के लिए। तो ये बहुत अच्छा अनुकूल समय है जहां पे हमें ऐसा लगता है कि मार्केट यहाँ से अच्छा चलना चाहिए। लेकिन डेफिनेटली टैरिफ में अगर वापस से एक विपरीतार्थक सिचुएशन हुई तो थोड़ी प्रॉब्लम हुई। उसके अलावा हमें लगता है कि हर इंग्रेडिएंट एक लाजवाब मार्केट रिटर्न के लिए तैयार है इस समय। सर ये तो बहुत ही पॉजिटिव है और काफी कॉन्फिडेंस इससे बढ़ेगा इन्वेस्टर्स का, जिस हिसाब से आपने एक्सप्लेन किया है। बट अब क्योंकि आपका ये एनएफओ भी चल रहा है, तो कुछ सोच के रही आपने बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड इस वक्त पर लॉन्च किया होगा, तो क्या खास वजह है? क्या इस सेक्टर फंड में काफी पोटेंशियल दिखाई दे रहा है? ये वजह है कि आपने इस वक्त पर इसे लॉन्च किया है, या फिर क्योंकि एक फंड मतलब कैटेगरी में ऐड करना था तो इस हिसाब से आपने ऐड किया है? तो दोनों ही बातें मैं आपसे जानना चाहूंगा। जी, देखिए, पहले मैं आपको ये बताऊं कि हम किस तरह से इस फंड के बारे में सोच रहे हैं। जी। अगर निवेशक ध्यान दें तो हमने हमारा जो पहला फंड था, जो कि फ्लेक्सी कैप फंड है, वो हम मेगा ट्रेंड्स के हिसाब से मैनेज करते हैं। मेगा ट्रेंड्स अर्थात ऐसे चेंजेस जो हमारे आसपास हो रहे हैं जिससे कुछ कंपनियों को बहुत डिस्प्रोपोर्शनेट फायदा मिले एंड उन कंपनी की अर्निंग्स ग्रोथ लॉन्ग टर्म के लिए फास्ट चलती रहे। तो क्लियरली बीएफएसआई एक ऐसा मेगा ट्रेंड को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं बात करूं चार चीजों की इसमें, सबसे पहले तो फंडिंग एस्पिरेशन। ये एक सेक्टर ऐसा है जो कि इंडिया के कंजम्पशन को बहुत बेहतरीन तरीके से कुछ कंपनी रिप्रेजेंट करती हैं।
अगर आप विजय सेल्स में जाएं या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक स्टोर पे जाएं, आज आप देखेंगे कि किसी भी प्रोडक्ट पे एमआरपी का टैग नहीं होता, ईएमआई का टैग होता है। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि एस्पिरेशनल सोसाइटी में ईएमआई पे लोग चीजें खरीदना चाहते हैं, और अगर लोग चीजें खरीदना चाहते हैं उसकी फंडिंग होती है या तो एनबीएफसी से या बैंक से। तो एक एस्पिरेशनल सोसाइटी जहां पे लोग 50 इंच की टीवी से 70 इंच की टीवी पे मूव करना चाहते हैं, वो फंडिंग होती है बैंक से, और बैंक की अर्निंग ग्रोथ वहीं से आती है, बैंक्स की या एनबीएफसी की। तो ये सेट ऑफ कंपनीज लॉन्ग टर्म मेगा ट्रेंड में है, जहां की सोसाइटी यंग है, एस्पिरेशनल है, नई चीजें खरीदना चाहते हैं और लोन लेने में ज्यादा वो नहीं है परेशानी। तो वो एक मेगा ट्रेंड आप इस सेक्टर से प्ले कर सकते हैं। दूसरा है प्रोटेक्ट बेटर। अब भारत अभी देखिए, अभी बड़ी मुश्किल से हम धीरे धीरे एक सब्सिस्टेंस इकोनॉमी यानी कि एक गरीब देश से ऊपर निकल रहे हैं। हमारी पर कैपिटा इनकम 2500 और $3000 तक पहुंच रही है। ये समय ऐसा है जहां पे हम कमाने के अलावा चीजों को प्रोटेक्ट करने के बारे में भी सोचने लगते हैं। आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले हमें तो सिर्फ कमाना था और खाना था, क्योंकि एज अ नेशन वी वर नॉट सो रिच। अब धीरे धीरे जैसे इनकम लेवल्स लोगों के बढ़ रहे हैं, वो लोग सोच रहे हैं कि चलो एक एसेट बनाते हैं। जब हम एसेट बनाएंगे तो उसको प्रोटेक्ट करने के बारे में भी सोचना पड़ेगा। ऐसे समय पे काम आता है इंश्योरेंस, राइट। तो आप देखें कि पर कैपिटा इनकम की जो स्टोरी है वो इंश्योरेंस से बहुत अच्छी तरह से प्ले होती है, क्योंकि आप घर बनाएंगे तो आप प्रॉपर्टी इंश्योरेंस लेंगे, आप गाड़ी खरीदेंगे तो आप ऑटो इंश्योरेंस लेंगे, और आप आपकी फैमिली को टेक केयर करने के लिए भी खुद के ऊपर अच्छा एक इंश्योरेंस लेंगे। सो इंश्योरेंस प्रोवाइड्स अ प्रोटेक्ट बेटर, बहुत ही अच्छा निवेश का एक वो है। तीसरी जो बहुत फास्ट चीज इमर्ज हो रही है पंकज जी, वो है इन्वेस्ट बेटर। और ये शायद आप और मैं थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं, क्योंकि हम इस इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं एकदम डायरेक्टली। आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले अगर आप इन्वेस्टमेंट्स देखें हमारे पिता के या फिर हमारे बड़े एल्डर ब्रदर्स के वगैरह के, तो होगा प्राइमरीली बैंक एफडीज होंगी, या फिर एंडोमेंट पॉलिसीज होंगी, या पोस्ट ऑफिस सेविंग्स होगी, या पीपीएफ होगा। ये 3-4 चीजें, ज्यादातर फिक्स्ड इनकम ओरिएंटेड। अब जैसे जैसे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आती है और लोगों का सेविंग्स पूल बढ़ता है, लोगों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, दे नो दैट दे हैव सेव्ड एंड दे वांट टू गेट हायर रिटर्न्स विद सम रिस्क एपेटाइट। इसका ये मतलब है कि कंपनीज जैसे कि स्टॉक एक्सचेंजेस, जैसे कि ब्रोकिंग हाउसेस, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, ऐसी कंपनीज धीरे धीरे इनके लिए बहुत अच्छा मार्केट डेवलप हो रहा है। अभी भी हम बहुत छोटे बेस पे हैं इस सब चीजों में, अगर आप विकसित देशों को देखें तो ऐसी कंपनीज का समूह भी बहुत अच्छा करेगा मीडियम टू लॉन्ग टर्म में, और बहुत हाई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। तो ये 4 मेगा ट्रेंड, सब मेगा ट्रेंड जो कि बीएफएसआई के अंदर आते हैं, हम उस पर फोकस करके एक फंड क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप दूसरे सवाल की बात करें कि अभी क्यों, तो देखिए इसमें आंसर ये आता है कि बीएफएसआई स्पेशली बैंकिंग एक सेक्टर इस समय ऐसा है जहां पे वैल्यूएशन कंफर्ट बहुत अच्छी है। आई थिंक ये एक सेक्टर है जहां पर प्रीवियस हिस्ट्री के मुकाबले अभी वैल्यूएशंस कम है कंपेयर टू अदर सेक्टर्स। अदर सेक्टर्स अपनी हिस्ट्री से ज्यादा, कई सारे सेक्टर्स प्रीमियम पे चल रहे हैं, ये सेक्टर अभी डिस्काउंट पे चल रहा है। और अगर इकोनॉमिक ग्रोथ पिकअप हो रही है तो इस सेक्टर को डिस्प्रोपोर्शनेटली फायदा होता है। तो बैंकिंग सेक्टर में वैल्यूएशन कंफर्ट है। इंश्योरेंस कंपनीज में क्या हुआ है आफ्टर जीएसटी कट, क्योंकि जीएसटी 0 हो गई है तो उनको क्रेडिट नहीं मिल रहा है, तो नियर टर्म में शायद उनके नंबर्स ज्यादा अच्छे ना आए। तो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स में इन कंपनीज को खरीदने की। तो वो भी हमारा एक व्यू है कि ये समय सही है धीरे धीरे इंश्योरेंस में हर करेक्शन पे इंक्रीज करने का एक्सपोजर। और जहां तक की तीसरी बात है, अगर आप इन्वेस्टमेंट्स की बात करें, इन्वेस्टमेंट बेटर वाली जो कंपनीज, जो श्रेणी मैंने आपको एक्सप्लेन की थी, वहां पर वैल्यूएशन कंफर्ट ढूंढना थोड़ा डिफिकल्ट है। लेकिन वहां पे भी ग्रोथ के एडजस्टमेंट करके अगर आप वैल्यूएशन कंफर्ट ढूंढने की कोशिश करें तो आपको कुछ कंपनी मिलेगी, या फिर आपको शायद थोड़ा इंतजार करना पड़े वैल्यूएशन के लिए। तो ये फ्रेमवर्क अभी हमारा है वैल्यूएशन के लिए। तो हमें ऐसा लगा कि ये समय सही है, सिक्लिकल अपटिक है, बैंकिंग में वैल्यूएशन कंफर्टेबल है, इंश्योरेंस में शायद अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए नेक्स्ट 6 महीने में, इसलिए हम ये फंड को इस समय पर लेके आए हैं। तो सही थीम, सही समय। लेकिन एक सवाल मेरा सर आपसे है, मेरी जानकारी के लिए। आपने अभी सभी वैल्यूएशंस को एक्सप्लेन किया। अगर बैंक्स की बात करूं तो प्राइवेट बैंक्स वर्सेस पब्लिक सेक्टर बैंक्स, तो दोनों में वैल्यूएशंस कहां पर ज्यादा कंफर्टेबल लग रही है? देखिए, अगर आप
इसमें दो चीजें हैं पंकज जी, वैल्यूएशन और बिजनेस ग्रोथ, बिजनेस क्वालिटी। अगर मैं वैल्यूएशन की बात करूं तो वैल्यूएशन कंफर्ट कंपेयर टू द हिस्ट्री प्राइवेट बैंक्स में है। जिस वैल्यूएशन पे वो हिस्टोरिकली चलते आए हैं उससे कम वैल्यूएशन पे वो चल रहे हैं, तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है अगर आप किसी अच्छे बैंक को देखना चाहें तो ऐसा ही समय है। पीएसयू में valuation is not the reason. The reason is the business prospect is looking better in the last 5-10 years में इतने अच्छे prospect कभी नहीं रहे। अगर आप उनके NIMs देखें, उनके ग्रोथ देखें, उनके कैपिटल देखें, उनके क्रेडिट एनपीए देखें, सभी चीजें बहुत अच्छी हैं। तो वहां पे बिजनेस इंप्रूव हो रहा है, तो आपको एक ऐसा बैंक चुनना है जिसका बिजनेस फास्ट इंप्रूव हो और भी फर्दर, या फिर ऐसा अच्छा रहे। और प्राइवेट में आपको ऐसा चुनना है जहां पे वैल्यूएशन कंफर्ट हो और बिजनेस ठीक रहे। तो प्राइवेट में वैल्यूएशन कंफर्ट ज्यादा अच्छा है, और पीएसयूज में वैल्यूएशन कंफर्ट तो हमेशा ही रहता है, लेकिन बिजनेस प्रोस्पेक्ट भी इस समय काफी अच्छे लग रहे हैं। सर अब सवाल ये उठता है, जब भी कोई नया फंड आता है तो मन में एक सवाल जरूर होता है कि पहले से इस कैटेगरी में फंड्स हैं तो ये फंड कैसे अलग रहने वाला है, और वहां पर डेफिनेटली आपकी एक्सपर्टीज वही काम आती है। तो मुझे एक एक करके कुछ सवाल आपसे जानने होंगे। पहला सवाल तो ये है कि फंड मैनेजमेंट के लिए क्या स्टाइल होगा, क्या यूनिकनेस यहाँ पर आप फॉलो करेंगे, तो वो मुझे पहले आप बता दीजिए। जी, देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक मेगा ट्रेंड ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी है, और मेगा ट्रेंड ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी थोड़ी ग्रोथ टिल्ट वाली होती है, तो ग्रोथ टिल्ट रहेगा पोर्टफोलियो में। दूसरी बात ये है कि ग्रोथ के अलावा ये कैटेगरी रेगुलेटर हमें अलाउ करता है फ्लेक्सी कैप रहना। जी। तो हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम लार्ज, मिड एंड स्मॉल जहां भी हमें कंफर्टेबल लगे हम उस टाइप का पोर्टफोलियो बना सकते हैं। तो डिपेंडिंग ओके। अपॉन वैल्यूएशन कंफर्ट हम इट विल बी मैनेज टू लाइक फ्लेक्सी कैप, जबकि ओके। कभी लार्ज कैप ज्यादा होंगे जहां वहां चीजें अच्छी लग रही हैं, कभी मिड कैप्स भी ज्यादा हो सकते हैं, कभी स्मॉल, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी को हम यूज करेंगे उसमें। और तीसरा, जैसे मैंने इनिशियली आपको बताया कि मेन डिफरेंशिएशन है कि हम उन मेगा ट्रेंड्स पे इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे जो लॉन्गर टर्म में एक फास्ट ग्रोथ अपॉर्चुनिटी किसी कंपनीज को दे रहे हैं, और वो कंपनी ऐसी होनी चाहिए जो उसका सबसे ज्यादा फायदा उठा सके। तो ये एक अप्रोच जो हमारा फ्लेक्सी कैप डाइवर्सिफाइड इक्विटी में अप्रोच है, उसी अप्रोच से बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज को भी हम मैनेज करेंगे। ओके सर, आपके पोर्टफोलियोज में मैं देखता हूं कि जो नंबर ऑफ स्टॉक्स है वो बहुत ज्यादा नहीं होते। मतलब देखा जाता है कि एक फोकस्ड अप्रोच आप लेकर चलते हैं, मतलब बहुत कम स्टॉक्स भी नहीं और बहुत ज्यादा भी नहीं। और दूसरी बात यह है कि अगर हम स्टॉक सिलेक्शन की बात करें तो किस तरह की अप्रोच होगी, बॉटम अप, टॉप डाउन, या ब्लेंड ऑफ दीज अप्रोचेस। साथ ही अगर हम वैल्यू और ग्रोथ की बात करें तो क्या उसको लेकर भी कुछ फिक्स्ड स्ट्रेटेजी आपने बनाई हुई है, या फिर जैसी अपॉर्चुनिटी होगी उस तरह से चेंजेस देखने को मिल सकते हैं पोर्टफोलियो में? देखिए जैसे मैंने आपको बताया मेगा ट्रेंड स्ट्रेटेजी का हमेशा टिल्ट ग्रोथ की तरफ होता है, तो पोर्टफोलियो ओके। थोड़ा ग्रोथ टिल्टेड होगा। ये हो गई बात। और दूसरी बात, जहां आपने कहा बॉटम अप टॉप डाउन, तो लेट मी गो बैक टू आवर इन्वेस्टमेंट फिलोसफी विच इज इन क्यूब, जहां हम इंफॉर्मेशन एज, क्वांटिटेटिव यस। एज और बिहेवियरल एज को एक साथ कंबाइन करते हैं। तो हमारा व्यू ये रहता है कि एवरीथिंग गोज इनटू साइकिल्स। साइकिल किसी किसी इंडस्ट्री की छोटी साइकिल होती है, किसी की लंबी साइकिल होती है, तो साइकिल्स अंडरस्टैंड करना जरूरी है। वो अंडरस्टैंडिंग टॉप डाउन से आएगी, मेगा ट्रेंड्स टॉप डाउन से आएंगे, लेकिन एक बहुत रोबस्ट अच्छी जो हमारी रिसर्च टीम है जो कि बॉटम अप रिसर्च करती है, कंपनीज एनालाइज करती है, उसमें सिनेरियो एनालिसिस करती है, वो थॉट प्रोसेस बॉटम अप से आता है। तो दोनों को कंबाइन करके ही हम हर प्रोडक्ट में पोर्टफोलियो बनाते हैं इनक्यूब फिलोसफी से। यहाँ पर भी हम उसी को रेप्लिकेट करेंगे। अच्छा, इन जनरल मुझे जानना था आपसे कि आप पोर्टफोलियो में जो चेंजेस करने हैं, रीबैलेंसिंग करनी है, वो कितना फ्रिक्वेंट करते हैं? कुछ ऐसा टाइम डिसाइडेड है या फिर जैसी जरूरत हो उस हिसाब से? यानी कि कोई स्टॉक आपने बाय किया, फिर आपको लगा कि नहीं यहाँ से एग्जिट करना है, तो ज्यादा समय ना लेते हुए आप जल्दी से डिसीजन ले लेते हैं। किस तरह का इस पर आपकी स्ट्रेटेजी रहती है? देखिए हमारा अप्रोच तो ये रहता है कि हम कोशिश करें कि हम लंबी अवधि के लिए शेयर लें, ज्यादा चर्न ना करें पोर्टफोलियो को। ओके। लेकिन मार्केट वोलेटिलिटी है, जिस तरह से चीजें बदलती हैं फास्ट, तो हमें भी रिएक्ट करना पड़ता है। तो हो सकता है कि कभी कभी चर्न थोड़ा बढ़ जाए। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि जैसे हमें पहले ये अंदाजा था कि टैरिफ भारत पे थोड़ा सा अच्छा रहेगा, उतनी ज्यादा चीजें खराब नहीं होंगी, तो हमारे पास कुछ छोटे बैंक्स थे, प्राइवेट बैंक्स हमारे ओके। पोर्टफोलियो में। तो जैसे ही 50% टैरिफ लगा, हमें मालूम था कि कुछ इंडस्ट्रीज उससे सफर करेंगी, जैसे टेक्सटाइल और जेम्स एंड ज्वेलरी।
ओके। तो अगर हमने हमारे पोर्टफोलियो को एनालाइज किया और हमने ये पाया कि किसी बैंक का वहां पे डिस्प्रपोर्शनेट एक्सपोजर हो सकता है, हम्म। एज अ प्रूडेंट रिस्क मैनेजमेंट हम उसको थोड़ा ट्रिम कर देंगे जब तक कि इशू रिजॉल्व नहीं हो जाए। हम्म। तो क्योंकि इस टाइप की चीजों से भी हमें थोड़ा रिस्क मैनेज करना होता है, तो कभी कभी ऐसे वॉलेटाइल टाइम पे थोड़ा पोर्टफोलियो चर्न बढ़ जाता है, लेकिन कोशिश ये होती है कि हम पोर्टफोलियो चर्न को कम रखें और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करने की कोशिश करें। तो जो एग्जिट्स होते हैं पोर्टफोलियो में वो जनरली या तो होंगे क्योंकि स्टॉक ने जैसा हमने चाहा वैसा किया और फिर वो बहुत ओवर वैल्यूड हो गया, तो हम उसको ट्रिम करने की कोशिश करेंगे। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि हमें हमारे पास एक स्टॉक है जो कि हमें लग रहा है कि 20% रिटर्न देगा, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी इमर्ज हो रही है दूसरे स्टॉक में जो कि 40-45% रिटर्न देने की क्षमता रखता है, तो हम शायद उसमें थोड़ा स्विच करने की कोशिश करेंगे। और एक ये हो सकता है कि हम ये एडमिट करें कि हमसे शायद गलती हुई है रिसर्च में, स्टॉक इज डाउन एंड हमारा एनालिसिस इनिशियली थोड़ा गलत हुआ है। ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन हमें इस चीज में भी ओपननेस रखनी चाहिए कि मिस्टेक हुई है, हम उसको मिस्टेक को कम कर दें, कट कर दें। तो ये तीनों चीजें हम करते हैं। सबसे ज्यादा एग्जिट्स डेफिनेटली फर्स्ट से होते हैं कि जहां पे हमारा थ्योरी स्ट्रेटेजी जो हम सोच रहे थे वो प्ले आउट हुआ और स्टॉक ऊपर गया और हमें लगता है कि ओवर वैल्यूड हो गया, तो हम उसको थोड़ा थोड़ा ट्रिम करें और इवेंचुअली एग्जिट करें। पर मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है जब कोई फंड मैनेजर बहुत खुल के बताता है कि हाँ, कि कभी गलती हो गई तो हमें कोई दिक्कत नहीं है उसे एक्सेप्ट करने में, क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि एक्सेप्ट नहीं किया और लॉन्ग टर्म तक आप बैठे रहे और मतलब जो नुकसान है वो बढ़ता रहा। तो इससे अच्छा है कि अगर वो सच में ऐसा लगता है कि कुछ हुआ है, और गलती मतलब वो जानबूझ के तो की नहीं जाती है, कभी कभी मार्केट के हिसाब से चीजें चेंज हो जाती हैं और वो आपकी जो सोच थी उसमें शायद फिट नहीं बैठ रही हो। तो इसके लिए पर सर आपने बड़ा अच्छा जिक्र किया यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट का। मैं आपसे जानना चाहूंगा, हालांकि आपने पूरा एक्सप्लेन किया कि किस तरह से टाइम पर आप यदि जरूरत पड़ती है तो चेंजेस करते हैं पोर्टफोलियो में, बट हर निवेशक को इस बात की चिंता रहती है कि रिटर्न्स तो बनाने ही हैं और परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, बट एट द सेम टाइम कभी गिरावट हो बाजार में या कोई भी वजह हो तो नुकसान भी कम हो। तो रिस्क मैनेजमेंट को लेकर आपका जो भी फ्रेमवर्क है वो किस तरह काम करता है, क्या आपकी अप्रोच होती है? तो थोड़ा सा जो आपने बताया बहुत अच्छे से कि हम किस तरह स्टॉक सेलेक्ट करते हैं, क्या रिसर्च का प्रोसेस है, उसी तरह से रिस्क मैनेजमेंट का क्या प्रोसेस है, यदि उसको भी एक्सप्लेन करेंगे तो व्यूवर्स को और भी इससे मदद होगी प्रोडक्ट को समझने में। जी, देखिए इसमें देखिए एक चीज तो ये है कि विद इन रिसर्च और इन्वेस्टमेंट हम किस तरह से रिस्क को मैनेज करते हैं। एक तो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना के हम स्टॉक में कितना एक्सपोजर लेना है उस चीज से, वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। दूसरा एक स्टॉप लॉस मैकेनिज्म है हमारा। अगर हम्म। स्टॉक एक सर्टेन परसेंट गिरता है, सो देयर इज अ रिव्यू मैकेनिज्म जहां से रिस्क ओके। से हमको एक मेल आती है कि आप ये स्टॉक को रिसर्च रिसर्च एनालिस्ट फंड मैनेजर जाके वापस सीआईओ से डिस्कस करेंगे ओके। और फिर हम ये डिसाइड करेंगे तीनों मिलके कि हमें अभी रखना है कि नहीं रखना है, या फिर हमारे अजम्पशंस गलत हो रहे हैं। अगर इंटरेस्टिंग। हमने ये डिसाइड किया कि नहीं रखना है, हम गलत हो गए, तो उसको स्टॉप लॉस करेंगे। अगर हमें लगता है कि हमें रखना चाहिए, हमें दोबारा कंपनी को मिलकर ऐसा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि ये चीजें टेम्पररी हैं और चीजें ठीक हो जाएंगी, तो हम रखेंगे। उसके बाद एक और थ्रेशोल्ड है जहां पे ऑटोमेटिक स्टॉप लॉस है। फिर इसका मतलब ये है कि हमें चीजें समझ में, वो गलती जो हो रही है वो शायद हमारा अपना बायस हो सकता है और ये टाइम है कि आप स्टॉप लॉस करें, उस लॉस को बुक कर लें, तो वहां पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस हो जाता है। उसके अलावा एक पूरा का पूरा रिस्क डिपार्टमेंट है जो हर चीज को एनालाइज करता है और वो पूरा का पूरा अपनी रिपोर्ट मंथली इन्वेस्टमेंट कमेटी को सबमिट करता है सारे रिस्क रेशियोज के साथ। वो इन्वेस्टमेंट कमेटी उसको एनालाइज करती है कि जो रिस्क ले रहे हैं, जो डेविएशंस हैं, जो एक्टिव शेयर्स हैं, वो किस तरह से हैं और जो भी रेगुलेटरी नॉर्म्स है वो पूरे हो रहे हैं कि नहीं। उसका एक रिपोर्ट बनता है जो कि बोर्ड को भी जाता है, सेबी को भी जाता है क्वार्टरली। तो वो सारे फ्रेमवर्क्स इन द प्लेस होते हैं जिससे कि रिस्क मैनेजेबल रहे। सर काफी बातें समझ में आ गई कि फंड भी अच्छा है, मतलब कि समय भी सही है, और वैसे भी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज मेरे हिसाब से इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में अगर लॉन्ग टर्म के लिए रहे तो भी अच्छा फंड है। ये ऐसा नहीं है कि आपको कब एग्जिट करना है, कब एंट्री करनी है, उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है, मतलब थीमेटिक फंड्स में। अदरवाइज आप एग्री करेंगे मेरे साथ में कि निवेशकों के लिए ये बहुत समझना इंपॉर्टेंट होता है कि कब निकल जाना चाहिए। बट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज एक ऐसी सेक्टर है फंड। जहां पर लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स हैं, इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म तक बने रह सकते हैं। बट सर एक सवाल जरूर है मेरे मन में कि इन्वेस्टर को इस वक्त पर अगर इस फंड में निवेश करना है तो क्या एक लमसम में कर सकते हैं? क्योंकि एसआईपी तो खैर हमेशा सही रहती ही है, मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, लेकिन
क्योंकि यदि इस वक्त निवेशकों को पैसा अपना थोड़ा और लमसम में इन्वेस्ट करना हो, तो क्या इस फंड में ऐसे निवेशक जिन्होंने इस फंड में निवेश नहीं किया हुआ है, क्या वो कर सकते हैं? और दूसरा, जिन्होंने ऑलरेडी किया हुआ है थोड़ा बहुत, क्या वो भी लमसम में इसमें और बढ़ा सकते हैं? तो इसको लेकर आपके क्या विचार हैं? देखिए, मैं इसको एक फंडामेंटल रीजन आपको देता हूँ कि हमें इस समय क्यों लगता है कि आपको इसमें निवेश करना चाहिए, अगर चाहे तो लमसम भी। जी देखिए, हमें ऐसा लगता है, और जैसा मैंने आपको इनिशियली जब मैं मार्केट की कमेंट्री आपको दे रहा था तब मैंने आपको बताया, हमें लगता है कि इकोनॉमिक अपसाइकल हो रही है देश में, जी सर। चीजें इंप्रूव हो रही हैं, अर्निंग्स अपग्रेड हो रही हैं। ऐसे समय पे क्रेडिट ग्रोथ पिकअप होता है, और ऐसे समय पे जनरली बीएफएसआई सेक्टर फास्टर ग्रो होता है। अगर आप हिस्ट्री में जाएं तो बीएफएसआई बैंकिंग सेक्टर नॉमिनल जीडीपी से 1.3 से 1.5 टाइम्स फास्ट ग्रो होता है, क्योंकि वो एक सेक्टर है जो पूरी इकोनॉमी को चलाता है। Right? तो अगर इकोनॉमिक रिकवरी आ रही है तो जो बैंकिंग का जो ग्रोथ है वो जनरली और फास्ट पिकअप होता है। दैट्स द हिस्ट्री। सो ये समय बहुत अनुकूल है सिक्लिकल पर्सपेक्टिव से भी कि आप इस सेक्टर को देखें। लेकिन निवेशकों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि एकदम नियर टर्म वोलेटिलिटी हो सकती है अगर आप लमसम इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि देखिए टैरिफ हो गया या कोई वॉर हो गई या कोई भी सिचुएशन है, वोलेटिलिटी हमेशा हो सकती है, क्योंकि इक्विटी मार्केट में वोलेटिलिटी इज पार्ट ऑफ द लॉन्ग टर्म गेम। तो अगर किसी इन्वेस्टर्स को एकदम नियर टर्म भी वोलेटिलिटी अच्छी नहीं लगती और 5% भी एनएवी डाउन होना अच्छा नहीं लगता है, तो उन्हें एसटीपी करनी चाहिए, एसआईपी करनी चाहिए। लेकिन अगर कुछ लोगों का 3 साल का व्यू है एंड दे आर ओके विद कि आपने फंड में एनएफओ में पैसे डाले और 3-4% बिकॉज टैरिफ नहीं आया या कोई और रीजन हो गया, क्योंकि मैक्रो चीजें हमेशा पूरी कंट्रोल में नहीं रहती हैं। अगर उनको इस चीज से ज्यादा भय नहीं लगता है तो एक लमसम इन्वेस्टमेंट बॉल पार्क इस समय पे काफी सही आइडिया लगता है इस फंड के लिए। तो 3-4 साल या उससे अधिक का यदि आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन है, तो फिर उस केस में लमसम में इन्वेस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है, ऐसा आप कह रहे हैं। प्लस अगर साथ में लमसम पैसा इन्वेस्ट करके और उसमें एसआईपी भी करते रहें, तो मेरे हिसाब से वो भी सही रहेगा। जी। जी सर, आपने बहुत सारी बातें बताई और मुझे उम्मीद है कि इन्वेस्टर्स को काफी फायदा होगा इस सब जानकारी से। लेकिन कोई और बात आप हमारे व्यूअर्स के इंटरेस्ट में ऐड करना चाहेंगे? देखिए, एक चीज मैं हमेशा बोलने की कोशिश करता हूं कि लास्ट 2020-21 के बाद से आई थिंक इन्वेस्टमेंट होराइजन थोड़ा छोटा होता जा रहा है इन्वेस्टर्स का। ओके। आई थिंक थोड़े इन्वेस्टर्स हम जो थोड़े से हम लोग पेशेंट इम्पेशेंट होते जा रहे हैं। इक्विटी इज एन एसेट क्लास इन द लॉन्ग टर्म। नियर टर्म वॉलेटिलिटी से ना आपको फोमो होना चाहिए, ना आपको गिरने की वजह से घबराहट होनी चाहिए। एक स्टडी प्लान बनाइए और इन्वेस्ट कीजिए एंड इट विल वर्क वंडर्स ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सो अप्रोच थोड़ा सा लंबा रखें इन्वेस्टर्स। आई थिंक ये बहुत जरूरी है पंकज जी आपके लिए और मेरे लिए कि हम लोगों को ये बताते रहें कि 2020 से 2023 का जो रिटर्न था या 2024 तक का जो रिटर्न था, जो फास्ट रिटर्न आया है, दैट इज नॉट द नॉर्मल। नॉर्मल इज कि लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग होगी, वोलेटिलिटी रहेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में जिन चीजों पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो चीजें ठीक होंगी, देश ठीक चलेगा, वर्ल्ड विल बी ओके एंड यू विल मेक अ रीजनेबली गुड अमाउंट ऑफ रिटर्न इन इक्विटीज। दैट शुड बी द फोकस एंड शांति से आप अपनी एसआईपी या लमसम करें। थैंक यू वेरी मच सर, आपने समय निकाला और बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें बताई। मुझे उम्मीद है कि इन्वेस्टर्स को ये सभी बातें उनके काम आएंगी। फिर भी अगर कोई सवाल हमारे व्यूवर्स पूछेंगे तो मैं आपके पास वापस आऊंगा और उन सवालों का जवाब आपसे लूंगा। सो वंस अगेन सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक तो आज हमने सौरभ सर से बात की एनएफओ को लेकर, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड, और मुझे उम्मीद है कि जानकारी आपके बहुत काम आएगी। तो जैसा अभी सौरभ सर ने एक्सप्लेन किया, जिन इन्वेस्टर्स ने इस सेक्टर फंड अभी इन्वेस्ट नहीं किया है उनके लिए भी मौका है। जिन्होंने इन्वेस्ट किया है वो भी और अपना अलोकेशन इसमें बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी ग्रो हो रही है। तो इन्वेस्टर्स बिल्कुल इस पर विचार कर सकते हैं। और एनएफओ जो है ये 10 नवंबर 2025 से लेकर 24 नवंबर 2025 तक ओपन है, और ये ओपन एंडेड स्कीम है। एनएफओ क्लोज होने के बाद फिर से ये कंटिन्यूअस सेल परचेज के लिए रीओपन हो जाएगी। तो आप अभी एनएफओ के दौरान या फिर बाद में भी इस स्कीम में इन्वेस्ट करने पर बिल्कुल विचार कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगले एपिसोड में फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।
म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।